नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीएसपी प्रबंधन की उदासीनता से एक बार फिर हुआ बड़ा हादसा। ब्लास्ट फर्नेस 7 में वेल्डिंग करते हुए एक ठेका श्रमिक की हुई मौत, वहीं दूसरे की हालत गंभीर। अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपाइयों ने दुर्ग निगम का किया घेराव और निगम को सौंपा ज्ञापन। बीती रात सिंप्लेक्स कंपनी में अचानक लगी भीषण आग से मची अफरा तफरी। फौरन अग्निशमन दल को किया गया सूचित। शहरी गौठान में महिलाएं कम कीमतों और अच्छे क्वालिटी की बना रही सैनिटरी पैड, जिससे महिलाएं बन सके आत्मनिर्भर। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट भिलाई इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस क्रमांक 7 में आज वेल्डिंग कार्य करते हुए 2 ठेका श्रमिक बुरी तरीके से झुलस गए, जिसमें एक ठेका श्रमिक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। 1 घंटे प्रयास के बाद शव को निकाला गया, जबकि एक श्रमिक को 90% जली हुई अवस्था में सेक्टर 9 अस्पताल में दाखिला कराया गया। कैपिटल रिपेयरिंग के लिए संयंत्र प्रबंधन ने कहा कि 8 माह से बंद पड़े ब्लास्ट फर्नेस क्रमांक 7 में किन कारणों से आग उठी है, इसकी जांच की जा रही है। भट्टी थाना पुलिस मर्ग कायम करके जांच में जुटी है। बीएसपी जनसंपर्क अधिकारी सत्यवान नायक का कहना है कि कैपिटल रिपेयरिंग के कारण ब्लास्ट फर्नेस क्रमांक 7 में मरम्मत का कार्य चल रहा है। आज दोपहर को एसजीपी के एयर लिफ्टिंग चेंबर नंबर 2 में मेसर्स अमन कंस्ट्रक्शन के 2 कर्मचारियों द्वारा वेल्डिंग का कार्य किया जा रहा था। इस दौरान अचानक विस्फोट के साथ आग की लपटें उठी। इस विस्फोट के कारण ठेका श्रमिक परमेश्वर सिक्का 26 वर्ष दूर फेंका गया, जबकि सेफ्टी बेल्ट बांधे हुए कार्य कर ठेका श्रमिक कर राहुल उपाध्याय 32 वर्ष स्थल पर ही रह गया। आग एवं धुएं के कारण उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। उसके शव को 1 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड कर्मियों द्वारा रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। घायल परमेश्वर निवासी शिवाजी नगर खुर्सीपार को गंभीर अवस्था में सेक्टर 9 चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर उसे इलाज के लिए बर्न यूनिट में दाखिल किया गया। ब्लास्ट फर्नेस 7 को 18 अगस्त 2021 को बंद कर कैपिटल रिपेयर में लिया गया था। कैपिटल रिपेयर के दौरान आज एसजीपी के एयर लिफ्टिंग चेंबर नंबर 2 में मेसर्स अमन कंस्ट्रक्शन के 2 कर्मचारियों द्वारा वेल्डिंग का कार्य किया जा रहा था। दोपहर करीब 12 बजे अचानक आग का भभका उठा, जिससे कार्यरत श्रमिक झुलस गया। परमेश्वर सिक्का 26 वर्ष को मुख्य चिकित्सा पोस्ट में लाया गया और उन्हें तुरंत उपचार के लिए संयंत्र की मुख्य चिकित्सालय JLN हॉस्पिटल की बर्न यूनिट में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। 32 वर्षीय राहुल उपाध्याय को संयंत्र के मुख्य चिकित्सा पोस्ट लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फर्नेस विगत 8 महीने से बंद होने के बावजूद आग का भभका उठने के कारणों की जांच की जा रही है। आज ब्लास्ट फर्नेस 7 में एक दुखद घटना हुई। आपको बता दूं कि ब्लास्ट फर्नेस 7 जो है 18 अगस्त से 2021 से ये कैपिटल रिपेयर में लिया गया था और कैपिटल रिपेयर जारी था। इस दौरान एसजीपी के एयर लिफ्टिंग चैम्बर नंबर 2 में मेसर्स अमन कंस्ट्रक्शन के 2 कर्मचारियों द्वारा वेल्डिंग का कार्य किया जा रहा था। करीब 12 बजे अचानक जो है आग का भभका उठा और जिससे कार्यरत श्रमिक झुलस गए। श्री परमेश्वर सिक्का 26 वर्ष को मेन मेडिकल पोस्ट लाया गया और उन्हें तुरंत ही आगे के उपचार के लिए संयंत्र के मुख्य चिकित्सालय जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल के बर्न यूनिट में स्थानांतरित किया गया और उनका वहां इलाज चल रहा है। और इसी क्रम में 32 वर्षीय श्री राहुल उपाध्याय को संयंत्र के मेन मेडिकल पोस्ट लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फर्नेस विगत 8 महीनों से बंद होने के बावजूद आग का भभका उठने के कारणों की जाँच की जा रही है। देखिए, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर 2 ठेका श्रमिक जो है ब्लास्ट फर्नेस 7 में नीचे जाकर वेल्डिंग का काम कर रहे थे, जिसमें एक है राहुल उपाध्याय और एक परमेश्वर सिक्का। तो राहुल उपाध्याय जी के तो मौका वारदात में ही निधन हो गया और परमेश्वर सिक्का अभी भी बर्न यूनिट में जीवन से संघर्ष कर रहे हैं। लगभग 80% जल चुके हैं और काफ़ी कठिन परिस्थितियों में है। और जो राहुल उपाध्याय को तुरंत डेथ हो गया, क्योंकि वहाँ की ऐसी जो अब तक दृष्टि लोग बता रहे हैं कि ये लोग वहाँ अंदर में वेल्डिंग कर रहे थे, अचानक से बहुत ज़्यादा बड़ा बर्न हुआ और उस बर्न में दोनों जल गए। और जो
राहुल उपाध्याय को थोड़ा बचाने के इसमें परमेश्वर सिंह का भी बहुत ज़्यादा जल गया और 80% के लगभग जल गया। बहुत दुखद घटना है, जितनी भी इसके लिए अफसोस किया जाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। 14 सूत्री मांगों को लेकर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपाइयों ने दुर्ग नगर निगम का घेराव किया और आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपकर शहर में व्याप्त समस्याओं को दूर करने की मांग की। वहीं भाजपा महिला मोर्चा सहित अन्य मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, कार्यकर्ता व वार्डवासी को इन आंदोलन से जोड़ने के लिए कामयाब रहे। शहर में व्याप्त मूलभूत समस्याओं को लेकर भाजपाई कार्यकर्ताओं व पार्षदों सभी मंडलों के अध्यक्षों ने दुर्ग नगर निगम का घेराव करते हुए हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इन सब का नेतृत्व कर रही राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, उषा टावरी व पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर ने दुर्ग नगर निगम गेट पर काफी नारेबाजी की। इस बीच नगर निगम में प्रदर्शन करने पहुंचे प्रदर्शन कर्मचारियों को रोकने की बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन बल पहले से ही तैयार था और भाजपाइयों को कार्यालय के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने काफी भाषणबाजी की, बावजूद इसके बैरिकेड्स को नहीं खोला गया और देखने को मिला कि 3 से 4 बैरिकेड्स को आंदोलनकारियों ने तोड़ दिया। साथ ही प्रदर्शन के दौरान हुई धक्का मुक्की में कई पार्षदों के कपड़े भी फट गए और कईयों के तो तपती धूप व गर्मी के कारण चक्कर व बेहोश होने जैसे नौबत आ गई। बावजूद इसके अपनी मांगों को लेकर भाजपा निगम गेट पर डटे रहे और निगम गेट पर ही खूब नारेबाजी की गई, लेकिन प्रदर्शनकारियों के वाहन को निगम में प्रवेश नहीं दिया गया। अंत में हारकर प्रतिनिधि मंडल के रूप में कुछ भाजपाइयों को निगम में प्रवेश दिया गया, जहां उन्होंने काफी हल्ला गुल्ला के बीच निगम कमिश्नर हरीश मंडावी को अपनी समस्याओं से अवगत कराया और बताया कि शहर में चौतरफा समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। इस बीच दुर्ग महापौर धीरज वाकलीवाल को जन्मदिन मनाना शोभा नहीं दे रहा। 14 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन, जिसमें जल संकट, शहर की सफाई, शहर के विकास सहित अन्य मुद्दों को शामिल किया गया था, उसे सौंपकर भाजपाइयों ने अपना आंदोलन समाप्त किया और चेतावनी के तौर पर मांगों को जल्द पूरा करने आयुक्त को निवेदन किया। प्रदर्शन को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे ने कहा कि हम यहाँ चुनाव लड़ने नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए और जनता की समस्याओं को लेकर आए हैं। और मैं केवल 90 विधानसभा पर, इसका तात्पर्य ये नहीं है जैसा कि आपके यहाँ पर ट्विस्ट किया, 90 विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ेंगे। मैं 90 विधानसभा पे अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ लड़ूंगी और उन्हें जिताने का प्रयास करूंगी और ये प्रण करती हूँ कि दुर्ग में वापस कांग्रेस नहीं आएगी। लोगों ने कहा है, लोगों ने वॉलेंट्री रिटायरमेंट सिर्फ इसलिए लिया कि उन्हें प्रताड़ित किया गया। हमारे बहुत से जो हमारे पुराने कर्मचारी थे, सरकारें आती जाती रहती हैं और सरकारों को आना जाना रहता है, लेकिन जो लोग हैं उन पर ईमानदारी से काम होना चाहिए, चाहे वो विकास की बात हो। और राजनीति करना है तो बहुत बड़ा फील्ड है, हम तो उन्हें चुनौती देते हैं, आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, आप राजनीति करिए और राजनीति के मैदान पे राजनीति करिए। हम उस मैदान में अगर आपको पटकेंगे तो हमें आनंद होगा। आप टूल क्यों बनाते हो अधिकारियों को? वहीं दुर्ग नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी का कहना था कि जनता की समस्याओं का निराकरण त्वरित किया जाएगा। तो महापौर धीरज वाकलीवाल का कहना था कि भरे कोरोना काल में जब जनता भूख और ऑक्सीजन के लिए भटक रही थी, तब सांसद महोदया कहा थी, अब जब चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है तब जनता की समस्या नजर आ रही है। जो है भारतीय जनता पार्टी के समस्त हमारे माननीय पार्षदगण हैं, माननीय राज्यसभा महोदय हैं और अलग अलग जनप्रतिनिधि सभी नगर निगम आज आए थे। इसमें मुख्यतः इनके द्वारा 14 मांग रखा गया है। प्रमुख रूप से इसमें 14 मांग है, वो सभी जनरल मांग है, विशेष मांग इसमें नहीं है और सभी 14 मांगों पर जो है हम अभी विचार करेंगे अपने अधिकारियों के साथ में और सभी को कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी सभी पर यदि हमारी कुछ कमी है उसमें हम पूर्ण करें। मोस्टली जो मांग मेरे को लग रहा है कि सभी में हम कार्रवाई ऑलरेडी पहले से हमारी कार्रवाई जारी है, तो कार्रवाई जारी है, तो कार्रवाई जब पूर्ण होगी तो निश्चित रूप से मांग में पूरी हो जाएगी। और जो मांग कुछ नई मांगे जैसे मौखिक बताया लिखित में वो नहीं है, उस मांग पर भी हम विशेष तौर पर हम देखेंगे कहीं कुछ समस्या आ रही है।
और सभी को हम प्रयास करेंगे जितनी जल्दी हो सके उतना हम करेंगे। दुर्ग शहर की जनता ने उन्हें पहचान दिया, 2 बार महापौर बनाया। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि दुर्ग शहर संकट में था कोरोना काल, तब आप किन वार्डों में घूम के किन किन लोगों की मदद की? आप कहाँ थे? आपने किसको राशन बांटा? आपने किसको ऑक्सीजन सिलेंडर मदद कराई? मैं ये कहना चाहता हूँ, आप इतने बड़े पद में हैं, आपको तो फ्रंट में आके लीड करना था दुर्ग शहर के, जब कोरोना काल में संकट में था। मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जो विकास निधि मिलती है संसद निधि, दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में उन्होंने कितनी दी? दुर्ग नगर निगम क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, माननीय विधायक अरुण बोरा जी के मार्गदर्शन में लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। लगभग 150 से 200 करोड़ के कार्य दुर्ग नगर निगम में क्षेत्र में चल रहे हैं। नेहरू नगर से मिनी माता से अंडा, मिनी माता से अंजोरा, थगड़ा बांध, लगभग 35 करोड़ के काम अधोसंरचना में अंदरूनी सड़कों की चल रहे हैं। दुर्ग शहर लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। अचानक 3-3.5 साल बाद क्यों याद आई? ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ वीणा दुबे की रिपोर्ट। सिंप्लेक्स कंपनी में आधी रात को अचानक आग लग गई। आग लगने से कंपनी में अफरा तफरी मच गई। कंपनी के कर्मचारियों ने साहस करके पहले आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते आग भीषण हो गई। फौरन डायल 112 को सूचित किया गया। दुर्ग अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा दल ने बताया कि मंगलवार व बुधवार की रात करीबन 1:15 बजे की घटना है। डायल 112 से सूचना 2:30 बजे मिली। मौके पर गाड़ी पहुंची तो आग की लपटें 3 मंजिले बिल्डिंग तक पहुंच चुकी थी। इसके बाद 3 और गाड़ियों को बुलाया गया। चारों गाड़ी मिलकर आग बुझाना शुरू किए। सिंप्लेक्स कंपनी का पूरा शेड और बड़ी बड़ी पाइप और मशीन में आग पकड़ लिया था। 3 मंजिला की खिड़कियों से आग की लपटें निकल रही। आग की लपटों को देख आसपास के लोगों का मजमा लग गया। 20 गाड़ियों की मदद से बुझाया गया आग। 13 अग्निशमन दल ने सुबह 5:30 बजे तक अग्निशमन दल की 4 दमकल वाहनों की मदद से आग बुझा ली। करीबन 20 गाड़ी पानी व फोम से आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण अज्ञात है। कंपनी में लगभग 3 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अग्निशमन दल के एफ परवीन वारा, नागेश मार्कंडे, पराग भोसले, धर्मेंद्र बंजारे, महेंद्र चंदेल, परवीन सिन्हा, धनु यादव, घनश्याम यादव, नगर सैनिक जवान, शारदा प्रसाद, हीरामन, राजू लाल, राजेश और डिभरिया की सराहनीय भूमिका रही। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई के शहरी गौठान में महिलाएं कम कीमतों में सैनिटरी पैड तैयार करी हैं, जिससे कमजोर वर्ग की महिलाओं को कम कीमतों में अच्छी क्वालिटी के सैनिटरी पैड उपलब्ध हो सके। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत शहरी गौठान में महिलाएं सैनिटरी पैड बनाने का कार्य कर रही है। इसके लिए महिलाओं ने लगभग 1.5 लाख की मशीन स्थापित की है। सैनिटरी पैड बनाने के लिए महिलाओं ने काम चालू कर दिया है। आज निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने महिलाओं को इस दिशा में आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जोन आयुक्त मनीष गायकवाड़, प्रभारी सहायता अभियंता आलोक पसीने, उप अभियंता गौरव अग्रवाल, सामाजिक कल्याण विभाग से अजय शुक्ला, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से फरविंद्र बॉस, महिला स्व सहायता समूह से सुलोचना धनकर, रेखा बघेल आदि मौजूद रहे। सेक्टर 2 की जगत जननी महिला स्व सहायता समूह ने कमजोर वर्ग आय की किशोरियों और महिलाओं तक इस पैड को पहुंचाने का जिम्मा लिया है। समूह के अध्यक्ष अनामिका सिंह ने बताया कि इस पैड की खासियत यह है कि महामारी के दौरान महिलाओं को यह एंजेक्टिव रखता है। वह इसलिए क्योंकि इसमें ओनियन पल्प का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सारे सैनिटरी पैड में इसका उपयोग नहीं होता है, परंतु गौठान में निर्मित पैड में इसका उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने आगे की इसकी और खासियत के बारे में भी बताया कि इस पैड में जेल सीट का उपयोग किया जा रहा है, जबकि आमतौर पर अन्य पैड में यह नहीं होता है। अनामिका ने कहा कि मार्केट से यह सस्ती दर पर उपलब्ध होगा। उद्देश्य यह है कि यह ऐसी महिलाओं तक पहुंचे जो पैड को लेकर ज्यादा खर्च वहन नहीं कर सकती है। महिलाओं ने बताया कि 2015 से समूह का कार्य कर रही है। उन्होंने पहले पापड़, अचार,
बिजोरी पड़ी बनाने का कार्य को अपनाया था, परंतु 2018 में जब से निगम में पंजीयन हुआ है, इन्हें मोटिवेशन मिला और घरेलू सामग्रियों को बनाने की अपेक्षा उन्होंने कुछ अलग करने की ठानी और सैनिटरी पैड बनाने का कॉन्सेप्ट मन में आया। महापौर धीरज पाल ने स्व सहायता समूह की महिलाओं को बेहतर प्लेटफॉर्म देने के लिए गौठान में से ऐसी महिलाओं को स्थान दिया है जो महिलाओं के स्वास्थ्य की दिशा में भी अग्रणी होकर कार्य कर सकती है और आर्थिक आय भी अर्जित कर सकती है। जगत जननी महिला स्व सहायता समूह में लगभग 14 महिलाएं काम कर रही है। इसमें कोषाध्यक्ष फूलमती बगत और सचिव प्रमीला दंडेशना का काफी अहम रोल है। जरूरी प्रोसेस और हाई टेक्नोलॉजी से तैयार हो रहा सैनिटरी पैड तैयार करने की बात करें तो यह हर उस प्रोसेस से गुजर रहा है जिसकी जरूरत एक बेहतर पैड को होती है। महिलाओं की सुरक्षा को इसमें खास ध्यान रखा गया है। सैनिटरी पैड में बोर्ड पल्प, ओनियन सीट, वावेल सीट, बैक सीट एवं फ्रंट सीट तथा जेल सीट इस्तेमाल किया जा रहा है। महिला अध्यक्ष ने बताया कि सैनिटरी पैड बनाने के लिए 4 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इंस्टॉलाइजेशन एवं पैकेजिंग इसकी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। उन्होंने बताया कि 10 दिन के भीतर सैनिटरी पैड तैयार हो जाएगा। देखिए, जगत जननी महिला स्व सहायता समूह सेक्टर 2 की समूह है, वो हमारे गौठान में माननीय महापौर के निर्देश पर स्वच्छता और स्वास्थ्य से महिलाओं को जोड़ते हुए उनको प्लेटफॉर्म महापौर जी ने दिया है। और इसके तहत में जो जगत जननी महिला स्व सहायता समूह है वो सैनिटरी पैड बनाने का काम कर रही हैं। इस सैनिटरी पैड में जो खासियत है वो एक ओनियन और जेल सीट लगा हुआ है। इसके माध्यम से जो माहवारी के दौरान ये महिलाओं को एनर्जेटिक रखने का काम करता है। दूसरा उद्देश्य ये है कि जो कमज़ोर वर्ग आय के जो किशोरी हैं और बालिकाएं हैं और जो महिलाएं हैं उनके लिए यह सैनिटरी पैड उनकी पहुंच तक हो, इसके लिए इसकी जो कीमत है वो मार्केट से कम रखी गई है। और ये जो सैनिटरी पैड है वो काफ़ी बृहद मात्रा में इसकी तैयारी की जा रही है। आगामी 10 दिनों के भीतर में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। मशीन स्थापित की जा चुकी है, जो डेला की मशीन है सैनिटरी पैड के लिए। 4 प्रोसेस से होकर यह सैनिटरी पैड गुजरता है। स्टरलाइजेशन, कटिंग, बाउंडिंग और जो पैकेजिंग है उसके माध्यम से सैनिटरी पैड बनाने का निर्माण जो है वो महिलाएं कर रही हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से हर्षोनी की रिपोर्ट। दुर्ग रेलवे स्टेशन में ऑटो चालकों के द्वारा ई रिक्शा चालकों को डराने, धमकाने व जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। वहीं इस संबंध में ई रिक्शा चालकों ने दुर्ग पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र सौंपकर शीघ्र ही कार्यवाही की मांग की है। दुर्ग पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र सौंपा। ई रिक्शा चालकों ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि विगत कुछ माह से लगातार उन्हें दुर्ग रेलवे स्टेशन के ऑटो स्टैंड के कुछ ऑटो चालक, जिनके नाम ई रिक्शा चालकों के साथ मारपीट, लड़ाई झगड़े व आए दिन उनसे पैसा वसूली करते हैं, जिसकी शिकायत पूर्व में ई रिक्शा चालकों द्वारा मोहन नगर थाने में की गई थी, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई न होने के कारण ऑटो चालक के हौसले और ज्यादा बुलंद हो गए तथा अब वे ऑटो चालकों का समूह बनाकर ई रिक्शा चालकों को आर्थिक, मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। आए दिन उनके साथ गाली गलौज, मारपीट व दुर्व्यवहार करना, न ही उन्हें अपने ई रिक्शे में सवारी बैठने दे रहे हैं। जब ई रिक्शा चालक उनकी बात मानने से इनकार करते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं। ऐसे परिस्थितियों में ई रिक्शा चालकों के सामने अपने परिवार का पालन पोषण व घर का खर्च उठाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन इस मामले पर कब और किस प्रकार कार्रवाई करती है। हम सभी लोग दुर्ग स्टेशन से ई रिक्शा चलाते हैं और हमारा जो मुख्य काम है वो ई रिक्शा चलाना ही है और हमको दूसरा कोई काम आता नहीं है। और हमको एक विशेष समुदाय द्वारा संगठन बनाकर हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें गाली गलौज दी जा रही है और मानसिक तौर से भी बहुत प्रताड़ित है हम लोग। और आप बताइए ज़रा, अगर हम लोग ई रिक्शा चला के सवारी नहीं मारेंगे तो फिर हमारे आय का जरिया क्या रहेगा। और इस तरह से हमें आज से नहीं, अभी क्या बोलूँ, मेरे तो शब्द भी मेरे निकल नहीं पा रहे हैं। 4-5 महीने से हम लोग बहुत परेशान हैं। शासन प्रशासन हम बस इनके मदद के लिए इनके और आशय के तरफ देख रहे हैं। बाकी और हमसे अभी क्या कर रहे हैं बताओ। और कुछ लोग वहाँ पर ऑटो चालक हैं जिनका नाम मैं अभी बता देता हूँ, अकबर, बाबू
और नियाज और राजू और इनके अन्य साथी भी हैं जो हमें हमारे छोटे छोटे भाई लोगों को भी मारते हैं, कभी पैसा मांगते हैं। जैसे कोई एक सवारी मार के आ जाओ तो तू भैया उस सवारी का आधा पैसा हमको देगा। तो इस तरह की कार्रवाई वहाँ चल रही है। अब हम लोग क्या करें। और इसकी शिकायत हमने मोहन नगर थाने पे लेकर गई थी, तो वहाँ पर वहाँ पर टीआई सर वहाँ उपस्थित नहीं थे, तो हमें कहा गया कि टीआई सर आएंगे तब आप उनसे बात कर लीजिएगा। तो हमने यहाँ पर फिर पुलिस अधीक्षक महोदय जी के यहाँ एक आवेदन दिया है आज दिनांक 31/5/2022 को। ग्रैंड न्यूज के लिए नवीन दिलवार की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। खबरें और भी है, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाज सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा के सहयोग से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एक हृदय रोगी को सही समय पर रायपुर अस्पताल पहुंचाया गया। पल्स अस्पताल में हृदय रोग का इलाज करवा रहे 54 वर्षीय प्रवीण श्रीवास्तव की लगातार खराब हो रही सेहत को देखते हुए मरीज को तुरंत ही रायपुर अस्पताल रेफर करने की सलाह दी गई, जिसके लिए अस्पताल प्रबंधन द्वारा समाज सेवा के लिए तत्पर रहने वाले पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा की सहायता से ग्रीन कॉरिडोर की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के बाद मरीज को तत्काल ही रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां मरीज का तुरंत ही इलाज शुरू किया गया। लगातार 5 बार पार्षद रह चुके वशिष्ठ नारायण मिश्रा ने बताया कि जब उन्हें बताया गया कि मरीज के लिए ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था की जानी है तो उन्होंने तुरंत ही पुलिस प्रशासन की मदद से इसकी व्यवस्था कराई। वो हमेशा से इस तरह की सहायता करने में तत्पर रहते हैं। मेरे पास डॉक्टर जयराम अय्यर पल्स हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि प्रदीप श्रीवास करके एक पेशेंट है, उसको रायपुर रामकृष्ण हॉस्पिटल बेहतर इलाज के लिए भेजना है और वो पेशेंट के हालात ठीक नहीं है, तो उसको ग्रीन कॉरिडोर बना के भेजना पड़ेगा ताकि पेशेंट उचित समय में अस्पताल रायपुर पहुंच पाए। तो मैंने तत्काल उसकी व्यवस्था की। ट्रैफिक डीएसपी और ट्रैफिक एडिशनल एसपी से बात किया कि ग्रीन कॉरिडोर एक पेशेंट के लिए बनना है, आप लोग से निवेदन है कि उसका व्यवस्था करेंगे और उनके द्वारा व्यवस्था की गई। अभी पल्स हॉस्पिटल से उस अस्पताल को रायपुर रवाना किया गया। नहीं, लोगों का फ़ोन आता है, चूँकि हम लोग उसमें मदद करने में स्वयं से उपस्थित रहते हैं, इसलिए लोग फ़ोन करते हैं और हमारे पास जानकारी है कि कैसे इसको बनाया जा सकता है और कैसे पेशेंट को उचित समय में पहुँचाया जा सकता है, तो उसमें हम लोग मदद करते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए हरसोनी के साथ पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। थाना उतई में केबल चोर व एंगल चोर गिरोह को गिरफ्तार किया गया, जो किसानों के खेतों में लगे मोटर पंप के केबल वायर को निशाना बनाकर रेकी की घटना को अंजाम दिया करते थे। दुर्ग क्षेत्र में बढ़ रहे चोरी के मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला 11 अप्रैल को दुर्ग पद्मनाभपुर में प्रार्थी मुकेश कुमार साहू द्वारा उसके रॉयल इनफील्ड बुलेट के चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद चोरी के वारदातों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव और नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा के निर्देशन में चोरी के अपराधों में नियंत्रण व अंकुश लगाने लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत मुखबिर की सूचना के आधार पर बाइक चोरी के आरोपी फैजान कुरैशी को 19 मई को बाइक के साथ गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। पाटन अनुविभाग अंतर्गत विभिन्न थाना क्षेत्रों में खेत में लगे बोर में लगे केबल तार की चोरी की सूचना लगातार प्राप्त हो रही थी, जिसमें समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था कि रात्रि गश्त बढ़ाएं एवं मुखबिर तंत्र लगाकर इस तरह के चोरों को गिरफ्तार कर उन्हें हिरासत में रखें। इसी क्रम में उतई थाने को एक सफलता प्राप्त हुई। पेट्रोलिंग टीम के माध्यम निकली थी, उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि 3 लोग कटे हुए लोहे के एंगल
केबल वायर और जले हुए तार को बेचने की फिराक में हैं, जिन्हें पूछताछ करने पर उनके द्वारा 5 अन्य सहयोगियों के साथ इस तरह की घटना को अंजाम देना बताया गया। इस तरह से घटना को अंजाम देने के लिए दिन में रैकी करते थे और रात में सुने खेतों में जाकर उसके तार को काटकर जलाकर उसके तार को बेचते थे। जिस कबाड़ी के यहाँ बेचते थे स्टेशन मरोदा, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। इस तरह कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत की रिपोर्ट। ग्राम बघेरा की 52 महिलाएं जो कि बीएसपी स्कूल में सफाई कर्मी के रूप में कार्यरत थी, उनके साथ ठेकेदार बल्लू राठौर द्वारा धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। ग्राम बघेरा की 52 महिलाओं के साथ हुई धोखाधड़ी के संबंध में आम आदमी पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें आम आदमी पार्टी दुर्ग शहर के अध्यक्ष डॉक्टर एस के अग्रवाल ने बताया कि बल्लू राठौर नामक ठेकेदार ने इन महिलाओं को बीएसपी स्कूल में जून 2018 में काम दिए जाने की बात कही गई थी, जिसके एवज में बल्लू राठौर द्वारा उन्हें 5000 रुपए मासिक दिया जाना और आने जाने की व्यवस्था किया जाना तय किया गया था, जबकि इन महिलाओं को 2500 रुपए मासिक ही दिया जा रहा था और बाकी पैसा बिल पास होने के बाद दिए जाने की बात की गई। महिलाओं की शिकायत है कि ठेकेदार द्वारा महिलाओं का राजनांदगांव स्थित बंधन बैंक में खाता भी खुलवाया गया था, लेकिन खाता खुलवाने के बाद भी उन्हें ना तो पासबुक उपलब्ध कराई गई और ना ही ATM कार्ड, जबकि खाते में प्रतिमाह पैसे आते रहे। पैसे आने के बावजूद महिला कर्मियों को 7 माह से पूरी पेमेंट नहीं की जा रही है। इस बाबत जब महिलाओं ने श्रम विभाग में शिकायत की तो ठेकेदार ने बताया कि कर्मियों को पूरा पैसा दे दिया गया है। इस संबंध में जब पुलिस अधीक्षक के पास अपराध की शिकायत की गई तो उन्होंने किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी होने से इनकार करते हुए अपराध दर्ज करवाने आए लोगों से दुर्व्यवहार किया। मामले में 1 माह बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से महिलाएं अपने हक के लिए दर बदर भटक रही हैं। सर, हम लोग बीएसपी स्कूल में काम कर रहे थे साफ सफाई का, तो बल्लू राठौर ने बात करके ले गए थे हम लोग को और 5000 दूंगा और PSI का जो पैसा कटेगा उसका मैं पूरा दूंगा, ऐसे करके बोल कर ले गए थे और बस में लाना ले जाना करूंगा ऐसे करके। तो हम लोग बस से आना जाना करते थे सर, और उसके बाद फिर 6 बजे अपने घर से निकल जाते थे और 6 बजे अपने घर से निकलने के बाद फिर 4 बजे वहाँ स्कूल से आते थे। स्कूल से आने के बाद कभी तो अकाउंट भी खुलाए थे सर, वो खाता में तो पैसा डालते नहीं थे और बोलते थे कि हाथ से पैसा दे रहे थे और खाता में नहीं डालते थे। तो हम लोग बोल रहे थे कि सर आप खाता में पैसे क्यों नहीं डालते हैं ऐसे करके, तो बोलते थे कि पैसा को बीएसपी को स्लिप दिखाने के लिए डालते थे या कार्ड डालते थे, हमें नहीं मालूम था सर। और कभी तो 7000 8000 ऐसे तो डालते थे। मोबाइल में मैसेज को देखते थे हम लोग तो 11:30 बजे 12 बजे ऐसे करीबन में डालते थे सर। तो हम लोग तो वहाँ ड्यूटी में रहते थे और आते हैं तो वहाँ चर्च है ना दुर्गा के बंधन बैंक के सामने, वहाँ उतर के बस से देखते थे तो वहाँ अकाउंट में पैसा नहीं रहते थे सर। तो हम लोग को हाथ में ही देते थे पैसे को और हाथ में ही देते थे और उसके बाद फिर घर में आके जो चित्रा नाम का है ना उसी के साथ गए थे तो उन्हीं के घर आते थे और अकाउंट खाता को भी उनके यहाँ खुलवाए थे। बीएसपी स्कूल में काम करने वाली श्रमिक महिलाएं एक ठेकेदार के अंतर्गत काम करती थी। 5000 में उनका काम करने का रेट तय हुआ था। 2500 रुपये ठेकेदार ने नकद दिया, 2500 रुपये उन्होंने कहा कि बिल पास होने के बाद दूंगा। 7 महीने ऐसे गुजर गए। ठेकेदार ने उनका अकाउंट खुलवाया बंधन बैंक राजनांदगांव में, ATM अपने पास रखा, उनके अकाउंट में पैसे डाले, न्यूनतम वेतन डाला और पैसे निकाल लिए। कागजी दस्तावेज़ों के अनुसार उसने अपने आप को कानूनी रूप से सही सिद्ध किया कि मैंने इनको न्यूनतम वेतन दे चुका है। दुर्भाग्य की बात यह है कि महिलाएं 5000 में से 2500 जो मिल चुका है और 2500 रुपये के लिए लड़ रही हैं, उस शिकायत को हम लोग लेकर के गए थे पुलिस अधीक्षक के पास। अब पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव जी ने हम सब सदस्यों के साथ, महिलाओं सदस्यों के साथ और जो हमारे पदाधिकारी थे उनके साथ दुर्व्यवहार किया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ये मामला कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का है। मैंने उनको बताया कि ठेकेदार ने पैसे नांदगांव के अकाउंट में डाले और नांदगांव के ATM से निकाले। पहला सवाल, 52 महिलाएं नांदगांव में जाके पैसे निकालेंगी? दूसरा सवाल,
अपराध कैसे नहीं हुआ है, धोखाधड़ी कैसे नहीं हुई है, जब इनको पैसा मिला ही नहीं और उसने कुट रचना कर दस्तावेज बना करके सबमिट कर दिए और अपने आप को सही साबित कर दिया, तो धोखाधड़ी कैसे नहीं हुई। तीसरी बात, एक पुलिस अधीक्षक कहता है कि आईजी साहब कहेंगे तो मैं 420 का केस रजिस्टर करूंगा। इससे दुर्भाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती। और इससे बड़ी बात, उनका कहना आया था कि आप कोर्ट चले जाओ। जब मैंने उनसे कहा कि सेक्शन 200 सेक्शन 156(3) के तहत कोर्ट में मामला रजिस्टर कराने में 1 से 1.5 साल लगता है, तो वो गुस्सा हो गए और अपने कर्मचारी को कहा कि इनको निकालो यहाँ से। ये हैं एसपी, दुर्ग एसपी, जो पब्लिक के साथ ऐसा गंदा व्यवहार करते हैं। हम लोग वगैरह की 52 महिलाएं के साथ में यहाँ पर आए हैं। ये 52 महिलाएं बीएसपी के स्कूल में साफ़ सफाई का काम करती थी। इनका अपॉइंटमेंट जो है एक ठेकेदार द्वारा जून 2018 में किया गया था। इनसे बात ये हुई थी कि 5,000 रुपये महीना इनको सैलरी देंगे और दुर्ग से आने जाने की व्यवस्था करेंगे बस में। ये लोग लगातार वहाँ काम करते रहे। इनको महीने में 2,500 रुपये दिया गया और बोला गया कि जब बिल पास हो जाएगा तो बाकी पैसा दे देंगे, लेकिन बाकी पैसा इनको दिया ही नहीं गया। 7 महीने बाद इनको बिठा दिया गया। जब इन्होंने शिकायत की श्रम विभाग में, तो श्रम विभाग में ठेकेदार ने बताया कि मैंने इनका पूरा पेमेंट कर दिया है। इनका अकाउंट खुलवाया गया था बंधन बैंक में। राजनांदगांव से ही कोई बैंक वाले आए थे, इनके घर में आके अकाउंट खुलवा के ले गए थे और इनको ATM दिया नहीं गया। ठेकेदार ने ये बदमाशी की कि बैंक में इनके नाम से 9,000 रुपये महीना अकाउंट में डाला गया और ATM से वापस राजनांदगांव में ही निकाला गया, जबकि इनको उसका कुछ पता ही नहीं था। तो इस प्रकार से इनके द्वारा धोखाधड़ी की गई है ठेकेदार द्वारा। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। देश में लगातार बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ वामपंथी पार्टियों के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा देश में महंगाई दर कम करने व बेरोजगार बढ़ाने के लिए किए गए वादे 8 साल बाद भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। सभी वामपंथी कम्युनिटी पार्टियों द्वारा सिविक सेंटर में 25 से 31 मई तक धरना प्रदर्शन किया गया। सभी पार्टी सदस्यों का कहना है कि देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल व डीजल उर्फ गैस सिलेंडर के भाव आसमान छू रहे हैं। बेरोजगारों की संख्या 5 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से आम जनता परेशान हो रही है। पार्टी सदस्यों का कहना है कि केंद्र सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है और अपनी नीतियां जनता पर लागू किए जा रही है। इसके अलावा देश की संपत्ति को कॉरपोरेट जगत को बेच रही है और आम जनता को मंदिर मस्जिद जैसे सामाजिक मुद्दे में उलझा रही है। उन्होंने कहा कि देश की जनता को जागरूक होकर महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। आज का ये धरना जो है पूरे देश के अंदर में वामपंथी पार्टियों द्वारा वर्तमान जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, हम कह सकते हैं जो कॉरपोरेट्स की सरकार है, जिस ढंग से उसकी नीतियां इस देश में आम जनता पर लागू किया जा रहा है, जिसके चलते महंगाई जो है आसमान छू रही है। पेट्रोल के, डीजल के, गैस के दाम जो हैं बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ते चले जा रहे हैं। बेरोजगारी के जो रिकॉर्ड तोड़ते चले जा रहे हैं। पूरे 45 साल में जो स्थिति है उससे भी बदतर स्थिति जो है ला के खड़ा कर दिया है। इसके खिलाफ में हम लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। मैं श्यामलाल साहू CPIML लिबरेशन से। आज का ये जो धरना प्रदर्शन है, पूरे देश में जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ रही है और लोगों का जीना हराम हो रहा है, उसके चलते तमाम वामपंथी पार्टियों की तरफ से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। बल्कि ये कार्यक्रम तो 25 मई से जारी है और आज एक तरह से समापन हुआ है, लेकिन हमारी लड़ाई निरंतर चलती रहेगी, क्योंकि महंगाई से आज पूरे देश की जनता त्रस्त है और ख़ास करके जो निम्न मध्य वर्ग है और जो गरीब तबके के लोग हैं उनका जीना मुहाल होता जा रहा है। तो इस सरकार ने 2014 में सत्ता में आने से पहले क्या कहा था, हम महंगाई को निचले स्तर पर ले आएंगे, सबसे निचले स्तर पर ले आएंगे। वामपंथी पार्टियों द्वारा 25 तारीख से लेकर मई में 31 मई तक पूरे देश भर में बढ़ती हुई बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ अभियान चलाया गया। और ये अभियान चलाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि ये सरकार जो है, जो 8 साल पूरी कर चुकी है,
इस पूरे 8 साल में बेरोजगारी की दर 7.9% जो अधिकतम है, और इसी तरह से महंगाई की दर जो थोक महंगाई है वो 15.08% तक बढ़ गया, और खुदरा जो महंगाई है वो 7.9% तक बढ़ गया, जो ये पूरे के पूरे इस दौर में सबसे ज़्यादा बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी है। वामपंथी दल जिसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी, सीपीआईएमएल, लिबरेशन शामिल हैं, ये वामपंथी पार्टियों का ये मानना है कि इस सरकार को जो पेट्रोल और डीजल के दाम में जो लगातार वृद्धि की गई है उसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है और जितने भी सेस लगाए गए हैं वो सब वापस लिया जाना चाहिए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए हर सोनी के साथ पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। एनएसयूआई के तत्वाधान में एनएसयूआई के सोशल मीडिया प्रदेश कार्यकारी समन्वयक गोल्डी कोसरे व छात्र नेता देवेश राजपूत के नेतृत्व में पंजाब के मशहूर पंजाबी गायक युवाओं के चहेते कांग्रेस नेता सुदीप सिंह सिद्धू मूसेवाल को श्रद्धांजलि दी गई। सिद्धू मूसेवाला की हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसे लेकर मंगलवार की शाम दुर्ग एनएसयूआई के कार्यकर्ता द्वारा गांधी पुतला दुर्ग में सभी लोगों ने उन्हें माल्यार्पण और कैंडल जलाकर उनके दिव्य आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। गोल्डी कोसरे ने बताया कि सिद्धू मूसेवाला अपने जीते जी छोटे से करियर में सफलता का जो स्वाद चखा, इतनी ख्याति पाई कि जितनी शायद किसी भी इंसान को पाने में जमाना गुजर जाता है, लेकिन उनकी मेहनत और लगन ही है जिसने उन्हें सबका चहेता बना दिया और पंजाबी इंडस्ट्री में इस सिंगर का सिक्का चलने लगा था, पर साजिश के शिकार होने से उस आवाज को हमेशा के लिए दबा दिया गया। पर आपकी आवाज और विरासत हमारे देश के लाखों युवाओं के दिलों में हमेशा अमर रहेगी। इस के कार्यक्रम में उपस्थित एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष सोनू साहू ने बताया कि सिद्धू मूसेवाला, जिनकी उम्र महज 29 साल की थी, वह बहुत ही कम उम्र में ही लगातार कामयाबी की ओर आगे बढ़ रहे थे और उनके कड़ी मेहनत लगन ने सिर्फ देश में ही नहीं पूरे विश्व में पंजाब का नाम रोशन किया था। एक सामान्य परिवार से संबंध रखने वाले सिद्धू मूसेवाला हमेशा युवाओं को अपने शब्दों से, गाने के माध्यम से युवाओं को संघर्ष करते वक्त कभी हताश निराश न होकर कड़ी मेहनत कर सफल होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऊर्जावान युवा कलाकार, पंजाब की शान और पूरे विश्व में इन्होंने भारत देश का नाम रोशन किया। कांग्रेस के प्रत्याशी रहे कांग्रेस नेता बड़े भाई सिद्धू मूसेवाला जी का बीते दिनों एक साजिश के तहत किसी अनजान लोगों के द्वारा उनके ऊपर हमला करार हो गया। इस घटना में सिद्धू मूसेवाला जी का निधन हो गया, जिसको लेकर आज हम सभी युवा साथी उनके प्रतिभा को और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व देखते हुए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। बेंगलुरु में हो रहे महिला बास्केटबॉल मैच में सिल्वर मेडल जीतकर गर्ल्स टीम ने भिलाई का नाम रोशन किया है। उनकी भिलाई वापसी पर वार्ड पार्षद ने उनका भव्य स्वागत किया। बेंगलुरु में आयोजित महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेकर भिलाई सेक्टर 2 की गर्ल्स टीम ने सिल्वर मेडल जीतकर भिलाई का नाम रोशन किया है। गर्ल्स की इस टीम का स्वागत करने वार्ड पार्षद साधना सिंह दुर्ग स्टेशन पहुंची। उन्होंने कहा कि गर्ल्स की इस टीम ने काफी मेहनत की है और अच्छा प्रदर्शन किया है। आने वाले समय में भी यह टीम भिलाई का नाम गौरवान्वित करेगी। पहले तो मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और ये मेरे लिए और हमारे वार्ड के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि ये महिला टीम जो है जीत के आई है। और साथ ही इसके साथ साथ मैं रोहित पटेल सर को भी बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की है। जैसे रोहित पटेल सर के पिताजी हैं जिन्होंने बास्केटबॉल के टीम को महिला बास्केटबॉल की टीम को नाम को आगे रोशन किया है, ठीक उसी तरह रोहित सर भी मतलब वैसा ही काम कर रहे हैं। और ये मुझे ये उम्मीद है कि ये बच्चियां जो है हमारी बेटियां ये आगे जाके पूरे देश में अपना नाम रोशन करेंगी। पूरे भिलाई का मतलब हमारे भारतवर्ष में इनका नाम रोशन होगा, क्योंकि इन लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। बस मेरी से यही शुभकामनाएं हैं इन सभी से कि इनका नाम आगे बढ़े और ये लोग कुछ अचीव करें।
बहुत अच्छा लगा। हम लोग बहुत मेहनत किए हैं। हम लोग पटेल सर के स्टूडेंट हैं और पटेल सर के जाने के बाद हम लोगों को क्या बोलते प्रैक्टिस उनके बेटे रोहित पटेल जी ने कराया है और बहुत मेहनत की है वो हमारे पीछे और मतलब बहुत अच्छा लगा और सेकंड प्लेस मारे हैं हम लोग और है जूनियर नेशनल है उसमें भी प्लेस मार के आएंगे हम लोग। और नगर निगम का हम लोग बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम लोग को इतना सपोर्ट करते हैं, इतना अच्छे स्पॉन्सर करते हैं हमको। 1 लाख किसमें? ग्रैंड न्यूज़ के लिए हर्ष सोनी के साथ पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।